सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। वैसे मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ भाई। डेली व्लॉग्स के लिए मुझे भाई सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी चीज़, होटल मैनेजमेंट करी थी, 7-8 लाख रुपए लगाए थे घर वालों के। तो मतलब कुछ नहीं करा होटल मैनेजमेंट, मतलब होटल में जॉब भी नहीं करी। और अभी 4 महीने कर रहा हूँ, 4 महीने हो गए मेरे को, 2 महीने और करूँगा, छोड़ दूँगा होटल इंडस्ट्री। क्योंकि भाई मेरे बस की नहीं है स्ट्रेस लेना, मेंटल हेल्थ से लड़ना, मैनेजर से लड़ना और उन गंदे लोगों से लड़ना नहीं हो पाता भाई। बहुत ही गंदा स्टाफ है होटल में। और दूसरी चीज़, मैं भाई इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, किस एजेंट के थ्रू आप अप्लाई करो। कई लोगों के मन आता है कि भाई बैग उठाओ और निकल जाओ, कि बैग उठाना है बस वीज़ा के लिए भर दिया, आ गया मेरा वीज़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको भाई पूरा कड़वा सच बताऊँगा मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहले चीज़ आपको मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बता रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई ये सीन है कि सबसे पहले आपको भाई या तो आइल्स दो या फिर आप भाई पीटी दो। एक डुओलिंगो करके भी है, वो आप घर बैठे भी दे सकते हो। बट उसमें भाई ये सीन रहता है, उसमें आपको भाई बिल्कुल एक साइलेंट रूम चाहिए। ज़रा सा भी इधर उधर भी हुई तो आपका भाई डुओलिंगो कैंसिल हो जाएगा। और आइल्स में आपको चाहिए मिनिमम भाई 6 बैंड्स चाहिए, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और एक और होता है राइटिंग में। आपका राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग एक साथ होता है, बट स्पीकिंग होता है अलग से, उसकी आपको अलग से डेट आती है। तो 2 बार आपको जाना पड़ता है होटल में या कहीं पे भी, वो आपको मतलब वेन्यू बता देंगे कहाँ पे आपको आना है। स्पीकिंग में भाई जब आप जाते हो तो मुश्किल से 5 या 10 मिनट का होता होगा टेस्ट वगैरह। सामने वो फॉरेनर लड़की रहेगी या इंडियन लड़का रहेगा या जो भी है, ज़्यादातर आई गेस फॉरेनर रहते हैं। तो वो आपको स्पीकिंग स्किल्स चेक करेगी, आप बोल पा रहे हो, किसी भी एक टॉपिक उठाने को दे देगी। चिट्ठे होते हैं उनके पास, तो उस चिट्ठे में से आप उठाओगे, उसमें आपको पूछेगी कि आपको उस टॉपिक पे बोलना है। जैसे कुछ मतलब ये मान लो कि हाउ वाज योर डे, मतलब एक 1 डे बिफोर कुछ एक ऐसा टॉपिक होगा, तो उसके आपके बारे में बताना है कि आपने उस पूरे दिन में क्या करा, कैसा दिन रहा, ख़राब क्यों रहा, अच्छा क्यों रहा। फिर आपके घर वालों के बारे में पूछेंगे क्या करते हैं, तो उसमें आपकी ग्रामर वगैरह चेक रहती है। और आपको अटकना नहीं है बिल्कुल भी, तो थोड़े वो पॉइंट काट देते हैं। बट हाँ ठीक है, अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो भी आपको 6 दे देंगे। तो इसके बाद जब आपका स्कोर आ जाता है, 1 हफ्ते के अंदर, 7-8 दिन के अंदर स्कोर आ जाता है आपके। अगर 6 हैं, 6.5, 7, 7.5 अगर हैं आपके, 6.5 से लेकर 7, 7.5, 8, तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है। आपको कुछ भी मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ईजी प्रोसेस हो जाएगा काफ़ी। मतलब अगर आपके ऐसे बैंड रहते हैं 7, 7.5, 8, 8.5, क्योंकि बाहर वालों को लगता है कि मतलब उसकी स्पीकिंग अच्छी है, मतलब कि इंग्लिश जो है अच्छी है, ये समझ जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर भाई या तो आप खुद भर सकते हो कॉलेजों में, स्टडी वीज़ा के लिए बता रहा हूँ, कॉलेजों में आप खुद भर सकते हो, ठीक है। मतलब उसके लिए जो भी आपको कोर्स करना है, अब अलग अलग कोर्स रहते हैं, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी रहता है, 4-4 साल के भी रहते हैं, PhD वगैरह अगर आपको बाहर जाके करनी है। एक तो लोगों को भाई नशा लगा हुआ है मतलब बाहर जाने का, क्योंकि भाई पैसा कमाना है। बट कई लोग जो है सफ़र करते हैं, मतलब उनका नहीं हो पाता, 2-2, 3-3, 4-4 बार वो लगे रहते हैं। किसी का हो जाता है लगने के बाद भी, बट किसी का नहीं होता। तो मैं समझ सकता हूँ, मेरा भी वीज़ा जो था वो कैंसिल हो गया। फिर जब मैं प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे वहाँ से, फिर आपको ऑफर लेटर आएगा कॉलेज का। तो कॉलेज जो है ऑफर लेटर भेजता है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना होता है जो भी कॉलेज है। जैसे मेरा ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी था, मैंने एक्सेप्ट करा था, तो विदिन 2 वीक्स आपको शायद एक्सेप्ट करना होता है, कुछ टाइमलाइन होते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो उसके बाद फिर भाई जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है आपका। सबसे पहले चीज़ रहती है, आपको अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आधार कार्ड से लेके फिर आपका मतलब जो आइल्स का स्कोर था वो देना पड़ता है। और बाकी आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट। अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो 12th के बाद भी होता है, आप वहाँ से BCA जो भी रहता है कोर्सेज़ वगैरह कर सकते हो। और अगर आप 12th के बाद 3 साल का कोर्स करके जा रहे हो MBA वगैरह के लिए, तो आपको मतलब वो दिखाना पड़ेगा 3 साल का जो आपने डिग्री कर रखी है। 3-4 साल की डिग्री इक्विवेलेंट रहती है, 1-2 साल की मेरे हिसाब से नहीं रहती, क्योंकि 3 साल या 4 साल ही वो मतलब अप्रूव करते हैं। उसके बाद आप उस बीच में 3 साल के बाद जब आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, कोई गैप वगैरह तो नहीं आया। अगर गैप आता है तो भाई मेक श्योर आप उस चीज़ को फुलफ़िल कर लो, कहीं से भी फेक वगैरह, मतलब कि जानने वाले से उस फील्ड में जो आपने फील्ड करी है, मतलब 3 साल का जो कोर्स करा है
उस चीज़ का कहीं से आप कुछ भी भाई डिग्री सर्टिफिकेट बना लो, हाँ कि आपने इतने टाइम पीरियड में 6 महीने आप खाली बैठे थे, तो इस पीरियड में आपने खाली नहीं बैठे, मतलब उन्हें दिखाने की आप जॉब कर रहे थे उस फील्ड में, उन लोगों को पता नहीं लगना चाहिए। वरना अगर आप खाली बैठते हो और मतलब उन्हें लगता है कि यार ये तो खाली बैठा था 1 साल 2 साल, तो काफ़ी जो है मेजर इशू आ जाता है, वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। तो मेक श्योर भाई कहीं से भी बनवाओ, पैसे दे के 10-15 हज़ार 20 हज़ार, अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि मेरा वीज़ा अप्लाई हो जाए बाहर ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर भाई ये सब चीज़ें आप भेजते हो तो फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आगे फिर आप भाई वो कॉलेज वगैरह फॉर्म देते हैं कि उसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह लिखनी पड़ती है। फिर आपका आ जाता है भाई स्पॉन्सर, कि आपकी जो फीस है वो स्पॉन्सर कौन कर रहा है। अब स्पॉन्सर, सेकंड पॉइंट स्पॉन्सरशिप, सबसे बढ़िया चीज़ बोलूँगा भाई, लोन ले लो। अगर आप मीडियम फैमिली से हो तो भाई लोन ले लो। लोन लेते हो तो उसमें आपको भाई बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। मेरा जो था, मैंने लोन नहीं लिया, घर वालों ने अपना पैसा दिया, तो उसमें भाई बहुत सारी चीज़ें चेक हुई, ट्रांजैक्शन से लेके एफिडेविट बनवाया, एफिडेविट की मतलब क्यों कर रहे हैं और मतलब क्या रिलेशन है इसका, एफिडेविट बनवाया। और फिर इसके बाद भाई कि कितना अमाउंट दे रहे हैं वो भी एफिडेविट बनता है, ठीक है। मतलब 4-5 एफिडेविट बन गए। उसके बाद फिर पापा का पैन कार्ड लिया, मम्मी का पैन कार्ड लिया, जिन जो मेरे पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे उन सब का पैन कार्ड लिया। तो मतलब एक झंझट है अगर आप बैंक से सीधा लोन लेते हो। अब इसमें भी सीन है, बैंक से सीधा आप लोन लो, आप इंटरेस्ट मत दो, बैंक को थोड़ा सा 5-6% दे दो पैसा। तो वो क्या होता है, वो एक आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दे देंगे, वो उन्हें नहीं बताएंगे कॉलेज वालों को। बट जब आप वहाँ कॉलेज पहुँच जाओगे तो आप जो है पैसा वापस दे दोगे और आपको उसका इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा अगर आपके पास पैसे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास पैसे हैं 25-30 लाख घर वालों के पास, तो वो क्या करेंगे, वो बैंक वालों पे जाएंगे, बैंक वालों से 5-6% इंटरेस्ट पे पैसा ले लेंगे 1 या 2 महीने के लिए, जब तक मेरा कॉलेज में मैं पहुँच नहीं जाता। तो वो उनसे पैसा ले लेंगे 2 महीने के लिए, और जब मैं कॉलेज पहुँच जाऊँगा तो वो उन्हें वापस कर देंगे 2 महीने के अंदर। सिर्फ वो 2 महीने का ही इंटरेस्ट देंगे। मतलब कॉलेज वालों को तो दिखाएंगे कि 2 साल के लिए पैसा ले रखा है, बट जो रियलिटी है 2 महीने ही होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना पैसा डाल दो बैंक में। इसमें क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि बैंक जो है एश्योर कर रहा है, और बैंक भाई सबसे बड़ा प्रूफ है, मतलब कि तो वो कुछ लेते ही नहीं, ये मान लो। मतलब कि एश्योरिटी कॉलेज वाले कुछ चेक ही नहीं करते, बस बैंक जो लोन वाला आता है एक बार घर आता है वो चला जाता है, ठीक है। फिर ये चीज़ भी हो गई, आपके पैसे का स्पॉन्सर हो गया। फिर आपकी आती है भाई मतलब कि थर्ड चीज़, अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो फिर आता है भाई आपके एसओपी वगैरह, ठीक है, या जीटी फॉर्म रहता है। एसओपी होता है, एसओपी इसमें क्या होता है, आपको अपने बारे में लिखना होता है, अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में लिखना होता है। फिर आपने डिग्री जो करी है 3 साल की वो क्यों करी उसका रीज़न देना पड़ता है। फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में देना पड़ता है। और 1-2 चीज़ और रहती है कि आप ये कोर्स क्यों करने जा रहे हो, कि इंडिया में क्यों नहीं कर रहे, या फिर किसी और कंट्री में नहीं कर रहे, क्यों कनाडा यूके में क्यों नहीं कर रहे। तो इसका जो है आप एसओपी जो है किसी का ले सकते हो, उससे कॉपी कर सकते हो। बट हाँ, मेक श्योर कॉपी ऐसा करो कि मतलब पूरा मत टेप दो, ऐसा मतलब अपना रिफ्रेश करना है उस चीज़ को। कहते हैं ना, मतलब एग्ज़ाम में पूरा नहीं टेपते, याद है ना, मतलब ऐसा टेपो कि आगे टीचर को पता ना चले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आप एसओपी में लिख लेते हो तो ये एसओपी जो है फिर आप भाई आगे फिल करते हो कॉलेज वालों को, एसओपी भी अप्रूव हो जाता है। और फिर आप भाई आता है मेन चीज़ वीज़ा की, वीज़ा के लिए भाई, और मेडिकल आता है, हाँ मेडिकल भी आता है। फिर आता है आपका मेडिकल जो है 6-7 हज़ार रुपये लगती है। लाजपत नगर गया था मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे को लाजपत नगर आया था मेडिकल जाने के लिए। फिर वहाँ पे भाई मेरा चेकअप वगैरह हुआ, मेडिकल भी अप्रूव हो गया था। फिर आता है भाई आपका वीज़ा का अप्लाई करने का। उसके बाद भाई ये लोग जो है वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, एसओपी मेक श्योर कि आपका भाई तगड़ा हो, कुछ भी चीज़ भाई छूटी ना हो। अगर हल्का से भी उन्हें डाउट होता है एसओपी में, वो भाई सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें कोई रीज़न नहीं होता, सीधा रिजेक्ट करा आँख बंद करके, उनका कुछ नहीं जा रहा। आपके पैसे जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, 5-6 महीने जो आप इतनी मेहनत करते हो। और वीज़ा आने में मतलब किसी किसी का 2 महीने में भी आ जाता है, 3-3 महीने में भी आ जाता है। तो टाइम पीरियड लगता है, मतलब 3-4 महीने तो मान के चलो है, 5 महीने की प्रोसेस चलता रहता है, 5 महीने कम से कम ये प्रोसेस जो है वीज़ा का। तो जब आप 48,000 या 50,000 का वीज़ा रहता है तो इसके लिए आपको शायद या तो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप मतलब भेज सकते हो। मेक श्योर कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन हो। तो जब आप भर देते हो वीज़ा, 2 हफ्ते में आपको भाई रिजल्ट आ जाता है
इसमें पता चल जाता है आपका वीज़ा कैंसिल हुआ या नहीं। मेरा जो था वीज़ा कैंसिल हो गया था क्योंकि मेरा जो SOP था भाई तगड़ा नहीं था, ना मेरे को बताया। इसका रीज़न बता देता हूँ क्यों मेरा कैंसिल हुआ। क्योंकि मैंने होटल डिग्री करी 3 साल की और मैंने भरा MBA टूरिज़्म में, और मैंने बीच में 2 साल का गैप था, तो 2 साल के गैप में मैं कर रहा था BPO लाइन। तो BPO एकदम अलग लाइन होगी, मतलब कि होटल से मतलब कि रिलेट नहीं कर रही कि मैंने होटल में जॉब करी। तो उसमें मेरे को यही रीज़न दिया था कि इसने होटल मैनेजमेंट करी और ये मतलब BPO में काम कर रहा था 2 साल से, होटल में क्यों नहीं काम करा, बाकी ये वहाँ जाके रह नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं कमा पाएगा, तो इस पर मतलब और वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। बाकी फिर उस टाइम आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि इस टाइम आप जॉब कर रहे हो, जब आप मतलब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ये दिखा देना कि आप जॉब कर रहे हो, अभी मतलब खाली नहीं बैठे, ठीक है। क्यों, और ये भी लिखा था मैं, क्योंकि 4 महीने से खाली बैठा था वीज़ा के चक्कर में कि वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ, 4 महीने तो खाली बैठा हूँ। तो उसमें ये भी था कि ये खाली बैठा हुआ है वीज़ा अप्लाई करते हुए, तीसरा पॉइंट ये था, और 2-4 पॉइंट और थे। तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो इसके बाद भाई अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है 2-3 हफ्ते के अंदर आप चले जाते हो, और अगर नहीं होता तो भाई बैड लक या किस्मत ख़राब मान लो। बुरा लगता है भाई हर किसी को, जब इतनी मेहनत कर रहे हो आप 5-6 महीने से, पैसे चले जाते हैं। मेरे मेडिकल के पैसे गए, वीज़ा के पैसे गए, इतना टाइम बर्बाद गया। और मेक श्योर भाई लास्ट चीज़ ये बोलूँगा कि कॉलेज की फ़ीस तभी भरना जब आपका भाई वीज़ा आ जाए। लोग क्या करते हैं वीज़ा से पहले, हमने भी यही गलती करी थी कि वीज़ा से पहले हमने फ़ीस भर दी 12-14 लाख, और वो भाई कट के पैसे आए 2-3 लाख रुपए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। 3 लाख रुपये से आप भाई एक बिज़नेस स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। और इस चीज़ का भी ध्यान रखो, अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो भाई एक अच्छा एजेंट हायर करो। 10-15 हज़ार वाला हायर करो, ये 2-2, 3-3 हज़ार वाले मत हायर करो। मैंने IDP के थ्रू हायर करा था और पता नहीं क्यों नहीं हुआ। ये हरामी लोग थे IDP के, कुछ स्टाफ हरामी भी रहते हैं। तो मैंने नोएडा से IDP के कराया था, तो भाई मेक श्योर वहाँ पे भाई D से नाम था और एक और शर्मा मैडम थी, इन दोनों का नाम मैं बोलना चाहूँगा। भाई ये मेरे को जब वीज़ा कैंसिल हो गया तब मेरे को रीज़न बताने लग गए कि ये कर लेता, वो कर लेता। अबे भाई पहले क्यों नहीं करा तुमने? SOP भी इन्होंने भाई मेरी सही से नहीं लिखवाई इन लोगों ने। तो अब तो खैर वीज़ा मतलब मेरे को जाना ही नहीं बाहर, मन भर गया, क्योंकि मैंने एक बार IELTS दिया था, फिर उसके बाद PT दिया। IELTS में मेरे 6 थे, बट रीडिंग में मेरे 5.5 रह गए, तो मैंने PT दिया था। तो उस जो PT था मैंने 90 में से 60 आए थे, जो कि इक्विवेलेंट होते हैं 6.5 IELTS के। तो यही सब चीज़ है। अगर भाई क्या कहते हैं आपको मतलब वीज़ा अप्लाई करना है, आई होप कि आपको इससे थोड़ा मतलब कुछ बेनिफिट मिले, हाँ आपको पॉइंट्स पता चलें। बाकी ऑल द बेस्ट जो भाई अप्लाई कर रहे हैं। और बहुत सारे जो वीज़ा हैं आजकल रिजेक्ट होने लग गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और भाई लास्ट चीज़ बोलूँगा, एक और लास्ट चीज़, ट्राई करो कि अपने इंडिया में ही भाई आप अच्छा कर पाओ, आपको बाहर नहीं जाना पड़े, बाहर मतलब देश नहीं जाना पड़े, अपने इंडिया में ही अपने आप को इतना केपेबल कर लो, अपने आप को इतना अच्छा बिल्ड कर लो, इतनी अच्छी पढ़ाई करो, अपने दोस्तों में भाई बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। थैंक यू, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।